मैं आपका अध्यापक सत्यम कुमार। आज आपकी पहली क्लास में आपको आपके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आज हम समझेंगे सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, जिनके नोट्स होने चाहिए, एग्ज़ाम में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अन्यत्र जानकारी के रूप में हमारे पास होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को बताएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा भी मार्केट में आपके पास बहुत सारी मटेरियल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे आपके रेफरेंसेस के बारे में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि चीज़ें बहुत असीमित हैं, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्या करना है। ये तो हमारे लिए जानना जरूरी है ही है, लेकिन ये वो ज़्यादा जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम करेंगे। आज आप देखिए, इकाई फर्स्ट आपका इतिहास है, भारत और समकालीन विश्व सेकेंड। खंड 1 में दिया गया है घटनाएं और प्रक्रियाएं। उसके बाद से इसी में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये हमारा होगा पहला चैप्टर। इसमें कौन कौन से पॉइंट होंगे हमारे? होंगे 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जोसेफ मेजनी आदि के विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं क्या रही। ठीक है, ये चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर आपका सेकेंड पॉइंट पे आएगा भारत में राष्ट्रवाद। ये देखिए, वर्ल्ड की बात हम यहां पे कर रहे हैं और यहां पे क्या कर रहे हैं, अपने इंडियन सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम करेंगे पहले पॉइंट पे प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं। दूसरे देखेंगे नमक सत्याग्रह। तीसरे पे देखेंगे जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन। चौथे पे हमें देखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। पांचवें पे सामूहिक अपनत्व की भावना। ये सभी टॉपिक हम कवर करेंगे आपके साथ। खंड 2 में आपका रहेगा जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसमें आपका आएगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, इसका पॉइंट फर्स्ट आपका कंप्लीट होगा पूर्व आधुनिक विश्व। पहले क्या था? सेकेंड पॉइंट पे देखेंगे 19वीं शताब्दी, विशेषकर 19वीं शताब्दी में क्या है, 1815 से 1914 विश्व अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे। उपनिवेशवाद देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसकी सारी चीजें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या है। ठीक है, उपनिवेशवाद की शुरुआत कैसे हुई, किन किन जगहों पे उपनिवेशवाद हुआ था और कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए थे और किन किन देशों ने अपने अपने उपनिवेशों को कहां कहां स्थापना की थी, किस किस प्रकार से। ये सभी सारी चीजें हम जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे और इन सभी चीजों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक मंदी। ठीक है, यानी वर्ल्ड वॉर के टाइम जो अर्थव्यवस्था आर्थिक महामंदी की ओर चली गई थी, उसके क्या प्रभाव थे, किस प्रकार से सिचुएशंस रहे, कौन कौन सी परिस्थितियां रही, इसको हम देखेंगे एक घोर निराशा के रूप में। चौथे में देखेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, यानी आर्थिक महामंदी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था फिर कैसे अपनी शुरुआत करती है, किस प्रकार से स्टैंड करती है, कैसे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं, और इसी में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वैश्वीकरण की शुरुआत की। उसके बाद से हमारा आएगा चौथे पॉइंट पे औद्योगिकरण का युद्ध। इसमें फर्स्ट होगा हमारा औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा होगा श्रमिकों का जीवन। तीसरे पे होगा
उपनिवेशों में औद्योगिकरण, ये चौथे पे हमारा होगा प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, पांचवें पे औद्योगिक विकास का अनूठापन और छठे पे वस्तुओं के लिए बाजार। ठीक है, ये सभी चीजें हम औद्योगिकरण में कंप्लीट करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद से हमारी आएगी प्रिंटिंग कल्चर, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। यानी आधुनिक विश्व में मुद्रण संस्कृति का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, इसकी संरचना किस प्रकार से तैयार हुई, प्रारंभिक परिस्थितियां क्या रही, मध्य क्या हुआ और अंततः परिणाम के रूप में जो आज हमारे और आपके सामने है, वो सारी चीजें हम इसमें कंप्लीट करेंगे। 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। यूरोप में मैंने कहा था आपको, यूरोप के बात करेंगे तो हम पूरा कंप्लीट विश्व देखेंगे, विश्व के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी चीजें हैं। और यहां जब भारत की बात करेंगे तो हम मात्र अपने भारतीय परिस्थितियों को देखेंगे। राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए इसमें हमारा हिस्ट्री का पोर्शन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। मानचित्र कार्य में हमें देखना होगा, राष्ट्रवाद में जो चीजें आएंगी दर्शाना होगा, हमें नामांकित करना होगा, जो जिन जिन स्थानों के नाम आएंगे, जौन जौन से स्थान चर्चा में आएंगे। उसके बाद से कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, विशेषकर कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर, इन सभी जगहों को हम देखेंगे कि कलकत्ता कहाँ अधिवेशन हुआ था, नागपुर में कहाँ हुआ था, मद्रास में। ये सभी मानचित्र में हम स्थान देखेंगे कौन कौन से स्थान है, क्योंकि मानचित्र कार्य में इन स्थानों को पूछा जाएगा आपसे, आपको वहां पे फिल करना होगा, इसलिए आपको मैप भी साथ के साथ ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो जिस समय हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसी समय अपने साथ में एक भारतीय मानचित्र और एक विश्व मानचित्र राजनीतिक लेके बैठेंगे और साथ ही साथ चैप्टर के ही साथ उस मानचित्र में हम फिल करते हुए चलेंगे। जिन जिन स्थानों के नाम आएंगे उसे मानचित्र में ढूंढेंगे, उसे पॉइंट कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। पेंसिल का आप प्रयोग कर लीजिए, पेन का प्रयोग कर लीजिए या हाइलाइटर का प्रयोग कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। और दूसरे नंबर, एक बार जब आप पॉइंट कर लेंगे और वो मानचित्र आप कहीं भी लगा देंगे, आपके पास रखा रहेगा, तो जब भी आपको आवश्यकता होगी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से रहे, ये हम देखेंगे। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी, ये सभी स्थान कहां कहां पे हैं, किन किन जगहों पे स्थित है, इन सभी चीजों को हम मानचित्र में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद से आप भूगोल में पढ़ेंगे, आपका यूनिट सेकंड होगा समकालीन भारत। इसकी किताब की नाम होगी आपकी, और पहले नंबर पे इसमें आएगा संसाधन एवं विकास, जिसमें प्राकृतिक एवं मानवीय परिस्थितियां, संसाधन नियोजन की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधन, एक संसाधन के रूप में भूमि, ये सभी चीजें आपके रेफरेंसेस में आ जाएंगी, आपके चैप्टर में आ जाएंगी। दूसरे में आपको आएगा वन एवं वन्य जीव संसाधन। आप इसके अगर आपको आवश्यकता लग रही है आप इसे नोट कर लीजिए, किसी कागज कलम पे लेके, कागज के और कलम लेके आप किसी कॉपी पे इसको अपना सिलेबस जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि हमारी शुरुआत कहां से होगी और हमें कहां तक पढ़ना है और कहां तक कंप्लीट करना है, जो हमारे वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जल संसाधन कंप्लीट करना है, चौथे पे कृषि है आपका, पांचवें पे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, इसी इकाई यूनिट सेकंड में आपको विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और मानचित्र कार्य इसमें आपको कंप्लीट करने होंगे। मानचित्र कार्य आपको पता ही है कि भूगोल में जिस समय आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, साथ ही साथ जितनी भी चीजें डिफाइन होती जाती हैं, क्लियर होती जाती हैं, आपको साथ ही साथ आप उसे मानचित्र में फिल करते जाते हैं, कंप्लीट करते जाते हैं, चाहे वह इतिहास हो, भूगोल हो या आपका नागरिक शास्त्र हो या किसी भी चीज के बारे में यदि आपको बताया गया, समझाया गया, तो साथ ही साथ आप कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि बाद की चीजें देखिए बाद में ही रह जाती हैं,
वो कभी हो नहीं पाती हैं। अब आप सोचेंगे कि चलो बाद में कर लेंगे, तो वो चीजें अब जब भी उसका समय आएगा ना, तो आप सोचेंगे चलो आज नहीं कल कर लेंगे। तो कहते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कल कभी आता नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कल पे कुछ भी नहीं टालना है, सब कुछ आज अभी और इसी समय करना है हमें, ठीक है। इसे आप देख लेंगे सलाल, भाखड़ा नांगल बांध, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, ये सभी चीजें आपको ज्योग्राफी के मानचित्र में मिल जाएंगी, आपके एटलस में मिल जाएंगी। आप कंप्लीट कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर आपने मेरी क्लास ली है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भली भांति पता है कि मैं किस तरह से कंप्लीट करवाता हूं। और मेरे बच्चों के पास एटलस होगा भी, क्योंकि लगभग मेरे बच्चों ने एटलस ले रखा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस एटलस के सहायता से इस चीजों को ध्यान देंगे और कंप्लीट कर लेंगे, पॉइंट कर लेंगे। चौथे में आपकी कृषि होगी। चावल एवं गेहूं प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये सभी मानचित्र कार्य में आप देख लेंगे। एटलस में आपको कहां गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है, कहां निम्न है, और गेहूं चावल के उत्पादन में भी इसी प्रकार से करना है हमको। प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास और जूट, इन सभी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे हम मानचित्र की सहायता से। अब आपका आएगा इकाई 3, वो होगा नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में आपका जो पहला आएगा अध्याय 1 एवं 2 आपके सामने दिखाई दे रहा है, सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। उसके बाद से 3 एवं 4 में हमें पढ़ना है लोकतंत्र और विविधता। चौथे में जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये सिर्फ देखिए, आपको जो सिलेबस दिखाई दे रहा है ना, ये सिर्फ देखने में इतना ज्यादा लग रहा है। जब पढ़ने लगेंगे, आप समझने लगेंगे मेरे साथ, तो ये चीजें आपको बहुत ही आसान लगेंगी और बहुत आसानी से आपको कब चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका तैयार भी हो जाएगा। और मैं अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कहता है ना इंसान की जो चीजें समझ में आ जाए उसे याद करने की कभी आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास करूंगा। संपर्क आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। कुछ संपर्क विद्यालय के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएंगे, कुछ संपर्क मैं ऑनलाइन उपलब्ध करा दूंगा। मैं ये भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइटें हैं जहां से आपको आपकी किताबें मिल जाएंगी, आपको आपके आवश्यकता की सारी सामग्री मिल जाएगी पढ़ाई से रिलेटेड। अगर आप कहेंगे व्यक्तिगत नंबर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपना। और तीसरे में जहां आप वीडियो डिस्प्ले हो रहा है, जहां पे आप देख रहे हैं, अगर चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में वहीं पे अपना क्वेश्चन पुट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। ये मेरे आप लोगों से एक वादा है, क्योंकि चूंकि मैं एक अध्यापक हूं, आप छात्र हैं, तो मेरा पूर्ण रूप से धर्म है कि आपके सभी समस्याओं का समाधान करूं। मेरा कर्तव्य भी है, लेकिन ये होगा तभी जब आप अपनी समस्याएं हमें बताएंगे। चलिए इकाई 2 देख लीजिए। अध्याय 5 लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन देखा जाएगा। दूसरे में देखा जाएगा राजनीतिक दल। तीसरे में लोकतंत्र के परिणाम। चौथा होगा आपको लोकतंत्र की चुनौतियां। अब हमारा जो यूनिट 4 आएगा, ये हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस होगा। इकोनॉमिक्स, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है? विकास, दूसरे पे भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, तीसरे पे मुद्रा तथा साख, इकाई 2 में भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण, और सेकेंड पे उपभोक्ता अधिकार। इन सभी चीजों को हम कंप्लीट करेंगे और आप भी कंप्लीट करेंगे, साथ साथ दोनों लोग चलेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। चूंकि आपको पता है कि इस समय कुछ ऐसी मजबूरियां हैं हमारी और आपकी दोनों लोगों की
कि कहीं ना कहीं हम आमने सामने एक साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, चूंकि समय, उम्र और कार्य कभी रोके नहीं जा सकते। आप इस बात को भलीभांति समझ सकते हैं, इसीलिए आपकी पढ़ाई भी रुक नहीं सकती और इसीलिए सरकार ने आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में पढ़ाने का प्रयास किया है, जिसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्य को पूरा करेंगे और सहयोग करेंगे। दूसरे नंबर, आप जब क्लास में आएंगे, देखिए आप नोट्स जो बनाएंगे वो आपको पाठ के अंदर से बनाने हैं, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप देखते हैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। यदि आपने पाठ को अच्छे से समझा है तो आप आसानी से हर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और देखिए मैं आपको साथ के साथ ही आपके पाठ से नोट कंप्लीट कराऊंगा, बताऊंगा भी, कोशिश भी करूंगा, और आप खुद से भी जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं वो नोट कीजिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए। क्योंकि जब आप क्लास आएंगे 1-2 महीने या 3 महीने बाद, जब भी हमारी क्लासेस शुरू होंगी, हमारी आपकी मुलाकात होगी, तो वहां पे आपके नोट्स मैं चेक करूंगा, प्रॉपर चेक करूंगा कि आपने कितना समझा है, कितना नोट किया है, कितनी पढ़ाई कंप्लीट की है। आप चाहें वीडियो है आपके सामने, आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जब भी चाहें, जितनी बार चाहें देख सकते हैं। आसानी से बार बार रिपीट करके समझ सकते हैं। अब ये एक तरह से सुविधा भी है कि आपके सामने चूंकि वीडियो पड़ा हुआ है। अब क्लास में क्या होता है, एक बार जो लेक्चर निकल गया वो आपको ये लगता है सर छूट गया, लेकिन ये तो आपके लिए सुविधाजनक है, ये तो आपके अनुसार आप जब भी चाहें प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के नोट्स कंप्लीट हो रहे होंगे, और जब भी मैं क्लास लूंगा, जितना भी पढ़ाऊंगा, आप सबको नोट डाउन करेंगे। आपको नोट डाउन मैं बताता चलूंगा और साथ साथ आप करते चलेंगे, और कागज और कलम हमेशा लेके ही क्लास अटेंड करेंगे और वीडियो को अटेंड करेंगे। देखिए अगर आपको जो है कि कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा मुझे। इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं और कुछ गतिविधियां दी गई हैं जो आपको करनी है, ठीक है ना। लेकिन एट ए टाइम जो गतिविधियां सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रही हैं उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और इन गतिविधियों को करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है इसे कंप्लीट करने में तो आप उसके लिए नो डाउट संपर्क कर सकते हैं। जो भी समस्या होगी मैं आपको उसकी समाधान करने का प्रयास करूंगा। चलिए फिर आज के लिए, और हाँ आपके किताबों के लिए आप नोट कर लीजिए। देखिए सबसे जो एथेंटिक चीज होती है ना, सबसे विश्वसनीय, वही मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। NCERT इस वेबसाइट को, इस नाम को आप गूगल से सर्च करके, इसकी एक वेबसाइट है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद, इसे आप खोलेंगे जब तो उस पर आपको सारी किताबें मिल जाएंगी। और ये किताबें सर्वमान्य और विश्वसनीय किताबें होती हैं। क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल कक्षा 9 पढ़ा है तो आपको पता ही है कि हमारा जो सिलेबस है वो टोटल NCERT बेस हो गया है। तो NCERT के बुक हमें आसानी से मिल भी जाएंगे, अच्छे मिलेंगे, ओरिजिनल मिलेंगे, और इसे आप NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आपके सामने जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, मैं भी उन्हीं बुकों को पढ़ाऊंगा, वहीं से डाउनलोड मैंने भी किया, वहीं से आप भी कंप्लीट कर लीजिए और उसी से हम लोग कंप्लीट पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा आप किसी भी राइटर की किताब खरीदेंगे, किसी भी पब्लिशर की किताब खरीदेंगे, उसमें कोई ना कोई गलती आपको जरूर मिल जाएगी। वो किताबें विश्वसनीय नहीं मानते। अब चूंकि आप लोगों का नजरिया थोड़ा सा हो सकता है कि आप पढ़ने के बाद ये कहें कि ये भी किताब सही है,
लेकिन मुझे जो सबसे विश्वसनीय लगता है वो लगती है एनसीईआरटी की बुक। यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा और यही आप लोगों को पढ़ना है और इसी के आधार पे आपकी पढ़ाई चलेगी। आराम से पीडीएफ फाइल है, आप डाउनलोड कर लेंगे और आराम से उसी से हम लोग पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो आपको मैं क्लास लेते टाइम बारी बारी से बताता रहूंगा एक एक करके, आप उसे नोट कर लीजिएगा। आपको जब भी जरूरत होगी उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।